देश है, इसलिए यहाँ पे हर समय कंट्रोवर्सी होना आम बात है। दक्षिण भारत वाले हिंदी का विरोध करेंगे, उत्तर भारत वाले इंग्लिश का विरोध करेंगे। ये विरोध के चक्कर में जो भाषा, आज त्रिभाषा लैंग्वेज हो या आप किसी भी भाषा को आप देखेंगे तो वो भाषा विवाद बनते जा रहा है। और किसी भी चीज को विवाद न बना के उसका सोल्यूशन पे ध्यान फोकस किया जाए तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। इस तरह से हम त्रिभाषा सूत्र के बारे में, जैसे कंसेप्ट में अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला में एक राज्य भाषा के रूप में आप कर सकते हैं। दूसरा, आप कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज का बात कर सकते हैं। अगला, आप रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा के भी बात कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे एक कंसेप्ट में कि अब प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को त्रिभाषा सूत्र, क्योंकि आप प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को 3 लैंग्वेज फार्मूला के माध्यम से देंगे तो उनका कंसेप्ट बिगड़ सकता है। तो वहाँ पे प्राथमिक शिक्षा में ये देखा जाता है कि बच्चों को मातृभाषा या हो सके तो क्षेत्रीय भाषा में उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। और उसका, जैसे आप अक्सर अभी देखेंगे जितने भी स्टेट हैं और जो प्राइमरी लेवल के टेट वगैरह होते हैं उसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लगा है कि जिस क्षेत्र में आप अगर कि बच्चे को जा रहे हैं पढ़ाने तो वहाँ का क्षेत्रीय भाषा या लोकल लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं आपको आना अति आवश्यक है। जैसे अगर कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि रांची, अगर कि रांची में प्राथमिक शिक्षा में या प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चों को हमको शिक्षा देना है तो यहाँ पे चूंकि रांची नागपुरी भाषा का प्रभाव, क्षेत्रीय लोकल लैंग्वेज के रूप में नागपुरी भाषा का प्रभाव है, तो यहाँ पे हमको जो शिक्षक हैं या टीचर हैं उनको सबसे पहले नागपुरी लैंग्वेज आना अति आवश्यक है। और उसका प्रभाव भी टेट वगैरह एग्जाम में भी आप लोग का एक रीजनल पेपर के रूप में पढ़ रहा है। उसी के तरह से माध्यमिक शिक्षा त्रिभाषा सूत्र, माध्यमिक जो सेकेंडरी एजुकेशन में आप बच्चों को आप 3 लैंग्वेज फार्मूला से पढ़ा सकते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला से बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। वहाँ पे आप बच्चे को जैसे एक राष्ट्रीय भाषा, एक रीजनल लैंग्वेज और एक आप कोई भी इंटरनेशनल या ग्लोबल, यहाँ पे सबसे बड़ा इंटरनेशनल लैंग्वेज का जब बात आती है तो हम सभी लोग इंग्लिश को ज़्यादा अपनाते हैं। आप कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन किया गया है कि आप कोई भी एक भाषा जो इंटरनेशनल लैंग्वेज, जैसे आप अगर कि मदारनी का बात करते हैं, चाइनीज लैंग्वेज है, आप उसको भी जानते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी ऑल ओवर वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन 7 अरब के आसपास है, जिसमें लगभग 1.5 अरब पॉपुलेशन चाइना का है। तो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हो गया मदारनी। उसी तरह से चूंकि इंग्लिश का बात आप जब करते हैं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे देशों, न्यूजीलैंड नहीं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसे आप देखेंगे यूरोप कंट्री में ज़्यादा प्रभाव है। आप इसलिए वहाँ पे मातृभाषा के रूप में आप जैसे हिंदी मातृभाषा के रूप में एक रीजनल लैंग्वेज और एक कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज का बात कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो हायर एजुकेशन, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में भी आप 3 लैंग्वेज से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जनरली आप हायर एजुकेशन में बच्चों को बाइलिंगुअल मेथड से आप शिक्षा दे सकते हैं। उनकी इंटरेस्ट, उनकी रुचि क्या है, वो हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, वो इंग्लिश माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, जो भी उनका मीडियम होगा वो उस इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इस तरह से हायर एजुकेशन में हम बात कर सकते हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला का भी वहाँ उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम जब जैसे बात करते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला पे तो ये कंसेप्ट आती है। अब जैसे 3 लैंग्वेज फार्मूला में और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला को, तो जो सबसे पहले बात आती है, अब जैसे
अभी सबसे हम एक वर्तमान समय में जो भारत में सबसे ज्यादा विवाद चल रहा है उसको हम भाषा विवाद के रूप में गहराते जा रहे हैं। भारत में ऐसे कुछ विवाद जैसे ट्रेडिशनल, लैंग्वेज, कास्ट, ये सब जो विवाद है वो काफी गहराते जा रहा है और इसको समय पे इसका निदान भी आवश्यक है। तो इस तरह से त्रिभाषा सूत्र का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार से हम कह सकते हैं। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण अनिवार्य रूप से होना चाहिए और सांस्कृतिक भाषा के रूप में संस्कृत को भी अनिवार्य किया जाए। वैकल्पिक रूप में ऑप्शनल में हम बच्चों को अंग्रेजी एवं अन्य कोई भी विदेशी भाषा, अब जैसे अन्य कोई भी विदेशी भाषा का बात आता है तो आप अंग्रेजी को जनरली आप किस कैटेगरी में रख सकते हैं? हिंदी को तो हम भारत का राजभाषा के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर की बात यहाँ जब इंग्लिश के बारे में आती है कि आप इसको विदेशी भाषा का नाम दे सकते हैं या इसको इंडियन लैंग्वेज कह सकते हैं। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय अप्रॉक्स 2% लोग ही अंग्रेजी माध्यम या इंग्लिश को जानते थे और लगभग 98% लोग नहीं जानते थे। तो हम इसको भी एक विदेशी भाषा के रूप में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के बारे में। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो अभी 2021 में आने की बात हो रही थी कि 2021 में आ जाएगी, जिसके अध्यक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी हैं। उन्होंने भी एक ड्राफ्ट तैयार किया है और टीएलएफ को अपनाने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में प्राथमिक स्तर पर टीएलएफ को अपनाने की सिफारिश की गई है। जैसे त्रिभाषा सूत्र में पहली भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज आप समझ सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज को हम यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए और अनिवार्य रूप से लागू होनी चाहिए। मातृभाषा आपका जो भी मातृभाषा हिंदी को रूप में आप लागू कर सकते हैं, वहाँ का क्षेत्रीय भाषा दूसरी भाषा हिंदी भाषा के रूप में आप कर सकते हैं। और तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्य में आप अंग्रेजी को यूज कर सकते हैं और गैर हिंदी भाषी राज्यों में आप एक आधुनिक भारतीय भाषा या वहाँ पे हिंदी का भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे टीएलएफ को हम यहाँ पे समझेंगे फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज। त्रिभाषा सूत्र क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज हम तीनों को आपस में कंबाइंड कर देंगे। जैसे टीएलएफ इक्वल टू फर्स्ट लैंग्वेज प्लस सेकेंड लैंग्वेज प्लस थर्ड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज में हम यहाँ पे बात करेंगे कोई भी मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज, जिसको हम मदर टंग लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज के नाम से जान सकते हैं। उसी तरह से दूसरी भाषा के रूप में हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं हिंदी भाषी राज्य के परिप्रेक्ष्य में, हिंदी भाषी राज्य जैसे हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाले में एक मॉडर्न लैंग्वेज MIL जिसको आप कह सकते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जैसे गैर हिंदी भाषी राज्य में वहाँ पे हम इंग्लिश का बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम इंग्लिश या MIL कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का बात कर सकते हैं। उसी तरह से जब हम थर्ड लैंग्वेज का बात करते हैं, थर्ड लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, तो थर्ड लैंग्वेज में आप कह सकते हैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट हिंदी भाषी राज्य हैं और गैर हिंदी भाषी राज्य। हिंदी भाषी राज्य में आप इंग्लिश का यूज कर सकते हैं और गैर हिंदी भाषी राज्य में कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या हिंदी को आप कर सकते हैं। तो एक बार हम यहाँ पे समझ लेंगे, ग्राफ के माध्यम से समझ लेंगे, चाहे सूत्र के फॉर्मूले के माध्यम से हम समझ लेंगे कि TLF इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं। आप नोट्स भी कर सकते हैं इसको। TLF इक्वल टू मदर टंग या मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा प्लस हिंदी
MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश या MIL, उसके बाद प्लस इंग्लिश या MIL या इंग्लिश MIL। यहाँ स्टेट को दो भाग, पूरे भारत को आप दो तरह से बांटिएगा, एक हिंदी भाषी राज्य और दूसरे गैर हिंदी भाषी राज्य। जब ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको 3 लैंग्वेज फार्मूला का कंसेप्ट वहां पे यूज करने में ज्यादा आपको प्रभावी होगा। अब जैसे हम बात करते हैं त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता क्यों है, ये आपका नई शिक्षा नीति चूंकि अभी आई नहीं है, इसके चलते हम कंसेप्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि आप देखेंगे तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन के अनुसार उन्होंने बताया है कि नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र का आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले बच्चों को संज्ञानात्मक विकास, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो, और जिसको हम एक और राष्ट्रीय सौहार्द, जैसे आप देखेंगे आज तो सबसे पहले भाषा का विवाद अब अक्सर आप देखेंगे कि होते रहता है, साउथ हो या उत्तर भारत हो, नॉर्थ इंडियन हो, आपस में सबसे अधिक भाषा पे ही विवाद होता है। आप कभी बंगाल वाले ट्रेन में जाके देखिएगा कि वहाँ भी भाषा के विवाद अक्सर आपको मिलते रहेंगे, कि वहाँ अक्सर आपको बंगाली लोग रहते हैं जिसमें आपस में अपना आप वहाँ पे कुछ अपने भाषा समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नेशनल हार्मोनी को बढ़ाने के लिए और नेशनल यूनिटी, दो चीजें आप 3 शब्द आप समझिएगा, एक तो संज्ञानात्मक विकास, बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, दूसरा नेशनल हार्मोनी, जैसे राष्ट्रीय सौहार्द कैसे हो, आपस में लोग हर एक भाषा का सम्मान करें, हर एक भाषा का सम्मान करें, वो क्षेत्रीय भाषा हो या आपका ऑफिशियल लैंग्वेज हो या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा का सम्मान कैसे किया जाए। जैसे यहाँ पे भी हम बात रहे गैर हिंदी भाषी राज्य, हिंदी भाषी राज्य, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी का नाम आता है, जिसको मातृभाषा के नाम से हम जानते हैं, लेकिन उसके बाद क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज, और उसके बाद आप बात कर सकते हैं एक कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज जो इंग्लिश का आता है। तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति का ये सिफारिश है मसौदे में कि या ड्राफ्टिंग किया गया है कि स्टूडेंट में राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी का आपस में विकास हो, लोग भाषा के विवाद से बचे, इसलिए त्रिभाषा सूत्र का आवश्यकता उन्होंने बताया है। अब हम बात करते हैं त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन में आने वाली समस्या। जैसे आप देखेंगे तमिलनाडु, पांडिचेरी और त्रिपुरा जैसे राज्य अपने स्कूलों में अभी भी हिंदी भाषा बच्चों को सिखाने के लिए तैयार नहीं है। उसी तरह से दक्षिण भारतीय भाषा को उत्तर भारत या हिंदी भाषी राज्य में कोई भी क्षेत्रीय भाषा को लागू नहीं किया गया है। उसी तरह से अक्सर राज्य सरकारों के पास त्रिस्तरीय भाषा सूत्र को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, जिसके चलते यह त्रिभाषा सूत्र लागू नहीं हो पा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान में भी हम देखेंगे कि अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग जिसकी स्वयं की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसका संरक्षण करने का उनको अधिकार है। उसी तरह से जैसे अब आर्टिकल यहाँ पे 343, आर्टिकल 343 भारत संघ की आधिकारिक भाषा से संबोधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में होनी चाहिए और अंकों का संदर्भ भारतीय अंकों में होना चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे, संवैधानिक प्रावधान। ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हम सभी ने, अब ये कंसेप्ट आपका आज़ादी के बाद का है, जब संविधान आपका बन गया था। इससे पहले जो भी कंसेप्ट आप देख रहे थे, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, जैसे हम बात कर रहे थे वैदिक कालीन शिक्षा में कौन सी भाषा यूज किया जाए, आपका बौद्धकालीन शिक्षा में कौन सी भाषा यूज की जा रही थी, जैनिज शिक्षा में कौन सी भाषा यूज की जा रही थी, उसी तरह से इस्लाम शिक्षा दर्शन में कौन सी भाषा का प्रयोग की जा रही थी, उसी तरह से आप इस्लाम के बाद आते हैं तो ब्रिटिश काल में कौन सा भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। उसी तरह से जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो एक कंसेप्ट आप
अपना क्लियर कर सकते हैं कि हम सिर्फ आज का बात नहीं, हम वैदिक कालीन से लेकर और अपने आप को आज 2021 तक में भाषा के इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका वैदिक कालीन परंपरा से लेकर आज आपका 2021 तक, या आप कह सकते हैं 2000, चूंकि नई शिक्षा नीति 2021 में आने की संभावना है, तो आप इसको 2020 तक भी रख सकते हैं या आप 2021 तक भी इसको रख सकते हैं। तो ये आपका 2020 कंसेप्ट मान लीजिए, वैदिक कालीन परंपरा से 2020 तक। तो सबसे पहले वैदिक कालीन परंपरा में, उसके बाद बौद्धिस्ट, उसके बाद जैनिस्ट, उसके बाद इस्लाम, उसके बाद आप ब्रिटिश या ईसाई शिक्षा दर्शन भी कर सकते हैं, उसके बाद आप भारत सरकार का जो भी लैंग्वेज है, भारत सरकार का आधिकारिक लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज का जब हम बात करते हैं तो आप पढ़ेंगे वहां पे आप पढ़ेंगे संविधान के, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज का जब बात आती है, ऑफिशियल लैंग्वेज का जब बात आती है तो राजभाषा के रूप में, तो अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का पूरा विवरण आपको उल्लेख देखने को मिलेगा कि राजभाषा का क्या वहाँ पे विवरण है। इस तरह से आप 343 से 351 तक राजभाषा का विवरण आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज का जब बात करते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा के रूप में हिंदी को प्राथमिकता दिया गया है कि आपका ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगा। तो यहाँ पे अनुच्छेद भाग 17वें में राजभाषा का संविधान के, अब जैसे थोड़ा सा हम संविधान के बारे में यहाँ चर्चा कर लेंगे। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जिस समय संविधान बना था उस समय आर्टिकल्स 395 395 अनुच्छेद थे, और उस समय भाग जिसको पार्ट्स हम कह सकते हैं 20 थे, और अनुसूची शेड्यूल जिसको हम कह सकते हैं 8, उस समय 8 अनुसूची थे। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, और एट प्रेजेंट में हम थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि वर्तमान समय में लगभग 448 आर्टिकल्स या अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची हैं। तो इसमें जैसे हम एट प्रेजेंट का जब बात करते हैं राजभाषा के रूप में, तो संघ की या सेंट्रल या केंद्र की कौन सी भाषा होनी चाहिए। तो जैसे आप वहाँ पे पढ़ेंगे 343 से लेकर 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बातें कही गई है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा 3 लैंग्वेज फार्मूला का ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको बता दें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहले जब हम भाग 17 पार्ट्स 17 का बात करते हैं तो वहाँ पे राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसको चैप्टर वाइज बांटा गया है। इसको जनरली 4 चैप्टर में बांटा गया है। जैसे आप बात कर सकते हैं लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, उसके बाद रीजनल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, उसके बाद स्पेशल डायरेक्टिव्स। ये 4 पार्ट्स हैं और इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में उल्लेख या आप कह सकते हैं डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे हम 343 आर्टिकल्स 343 के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 343 में क्या कही गई है। अनुच्छेद 343 में संघ की राज्य भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है। संघ की राज्य भाषा
हिंदी के रूप में अपनाया गया है। उसी तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, मतलब एक भारत की, एक संघ की राजभाषा होगी, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है, जो हिंदी का नाम आता है। उसके बाद अगले आर्टिकल्स में हम लोग 344 में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक बात कही गई है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और सांसद की समिति, जैसे कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब आप कह सकते हैं वहाँ पे कि एक उल्लेख किया गया है कि राजभाषा के संबंध में आयोग बनाना समय समय पे समिति सांसद के द्वारा ये पारित किया जाएगा अनुच्छेद 344 में। उसके बाद हम ये